हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुऑन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, हम छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए आपको हम डेमो वीडियोस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। जो पिछला मेरा लेक्चर था उसमें कलचुरी राजवंश का हमने चर्चा किया था। उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं और इतिहास को बिल्कुल शुरू से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास अगर आपको जानना है तो उसके पहले आपको थोड़ा सा भारतीय इतिहास भी समझना होगा कि यह इतिहास बना कैसे और इसका डिवीज़न कैसे हुआ। और इतिहास के बारे में अगर जानकारी के बारे में बात करें तो हमें 3 चीज़ों से इसकी जानकारी मिलती है। वह 3 स्रोत कौन कौन से हैं? एक तो है पुरातात्विक स्रोत, दूसरे हैं साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी स्रोत। इन 3 स्रोतों से ही आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये इतिहास की वस्तुएं किस काल की है, किससे जुड़ी हुई है और कौन कौन से साक्ष्य इसके मिले हैं। और अगर आप देखें इन पुरातात्विक स्रोत के बारे में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। एक तो है मिट्टी के बर्तन, उपकरण, मूर्तिकला, स्मारक, सिक्के, पेंटिंग, शिलालेख। जैसे अगर आप जानते हो कि अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें से भी हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, तो वो किस में आ जाते हैं? आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में। थोड़ा दूसरा अगर देखें हम लिटरेरी सोर्सेस क्या हो जाएंगे, तो जो पुस्तकें हैं रामायण, महाभारत और जो जैन बौद्ध साहित्य जो मिले उनसे हमें सब जानकारी मिली। तीसरा जो विदेशी स्रोत है उसकी जानकारी कैसे? जो विदेशी यात्री हमारे यहाँ भारत में आए, कुछ यात्री छत्तीसगढ़ में भी आए, तो उन्होंने पुस्तकें लिखी। उन पुस्तकों में जो जानकारी मिलती है वह हमारे यहाँ के जो प्राचीन इतिहास का वर्णन वो बखूबी अपनी पुस्तकों में किए हैं। तो ये 3 जो स्रोत हैं इनका होना बहुत जरूरी है। और इतिहास का जो अर्थ भी है उसे अभी अगर आप समझते हैं तो इतिहास का अर्थ क्या होता है कि अतीत की घटनाओं का वर्तमान में जो हम अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है? इतिहास कहा जाता है। इसीलिए आपको ये 3 जो सोर्सेस मैं बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये इनमें से अगर एक सोर्स भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इतिहास की बातों को प्रमाणित नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों में हमारा छत्तीसगढ़ थोड़ा अछूता रहा है, परंतु जैसे जैसे हमारे इतिहासकार आगे बढ़ते गए तो उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर खोजी हैं। उनके बारे में मैं आगे चर्चा करूँगा। पहले हम देख लेते हैं कि इतिहास का विभाजन हम किस प्रकार करते हैं। इतिहास को अगर ध्यान से देखें तो हम इसे 3 पार्ट में मुख्यतः बांटते हैं। एक है प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा है इतिहास। क्योंकि इतिहास का जो काल है ये बहुत लंबा है, इसे आप एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो छोटे छोटे पार्ट में ही तो डिवाइड करना जरूरी है। तो इस छोटे छोटे पार्ट का अध्ययन ही हम क्या कहते हैं? इसे इतिहास के भाग कहते हैं, जिसमें आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें मैं पाषाण काल के बारे में पूरा अध्ययन आपको करवाऊंगा। उसके पहले ये तीनों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है, आद्य क्या होता है और इतिहास क्या होता है। अगर आप जैसे देखते हैं घर में जैसे बच्चे होते हैं, छोटा जो बच्चा होता है उसे शुरुआत में कुछ चीज़ों की समझ नहीं होती, कोई भी जानकारी नहीं होती। वह जो बाहर चीज़ें देखता है वही अनुभव वह घर में बताता है, क्योंकि उसके पास ना पढ़ने की कोई शैली होती है ना लिखना वह जानता है। तो वह क्या करता है? दीवारों में कुछ कुछ कलाकारियाँ करता है, कुछ ना कुछ पेंटिंग्स या डिज़ाइन बनाता है। जो चीज़ें वो बाहर देखता है उसे अपने घर की दीवारों में बनाता है। यही बिल्कुल चीज़ आपको प्राग ऐतिहासिक काल में आदि मानव के युग में देखने मिलेगी कि जैसे वो बच्चा कुछ जानकारी नहीं रखता, पढ़ना लिखना नहीं जानता था, यही चीज़ें आदि मानव के काल में हुआ करती थी। उसे किसी भी तरह की जानकारी नहीं होती थी कि चित्रकारी क्या होती है या पेंटिंग्स किस टाइप की चीज़ें होती हैं, शिलालेख क्या होते हैं, कोई भी चीज़ उसको पता नहीं होता था। तो वो क्या करता था? गुफाओं में आता था, गुफाओं में रहा करता था, पत्थरों में क्या करता था? वह चित्रकारी किया करता था। कभी बाहर उसने शेर देख लिया तो शेर बना दिया, घड़ियाल देख लिया तो घड़ियाल बना लिया, चीता देख लिया तो चीता बना लिया। तो ये क्या करता था? पत्थरों में ये सब चित्रकारी किया करता था। तो ये यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक काल है उस समय में मनुष्य आदि मानव का जीवन व्यतीत करता था। आदि मानव का जो युग है वही आपका प्रागैतिहासिक काल है। और उस समय में
वह पत्थरों का उपयोग किया करता था, पाषाणों का उपयोग किया करता था। फिर से मैं उस एग्जाम्पल पे ले आता हूं। जैसे वह बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो कुछ चीजें वो, जैसे अगर रफ कॉपी अगर उसको दे देते थे तो क्या करता था, कुछ न कुछ चीजें लिखा करता था जिसे हम समझ नहीं सकते थे, जिसे हम नहीं समझ पाते थे। वही चीजें यहां पर मानव सभ्यता में भी हमें देखने मिलती है, जिसे हम जानते हैं आद्य इतिहास काल के नाम से, जिसे कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस समय का मनुष्य जो मानव है वह लिपि के बारे में जान तो गया था, मगर आज के इतिहासकार उन लिपियों को या उनकी जो पुस्तकें या जो उन्होंने उस समय स्रोत दिए उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है। इसीलिए इस समय के काल को कहा गया है आद्य इतिहास काल। ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। जो मैं बच्चे का एग्जाम्पल ले रहा हूं वो इसीलिए ले रहा हूं ताकि आप ये दोनों चीजों को थोड़ा सा कंपेयर करके समझ सकें और पढ़ने में भी आसानी हो, क्योंकि कई बार होता है कि इतिहास का जो ये प्राग ऐतिहासिक या प्राचीन इतिहास जो है इसे उतने बच्चे इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ते, छात्र जो है उतना इंटरेस्ट नहीं लेते। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपकी रुचि इसमें जाग सके। उसके बाद आता है आपका इतिहास। इतिहास में जो वैदिक साहित्य या वैदिक काल की जो शुरुआत होती है वहां से आपको लिखित में स्रोत मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे स्रोत यहाँ पर मिलते हैं, प्राचीन इतिहास में भी, मध्यकालीन में भी, और जब आधुनिक भारत की भी बात करते हैं तो यहाँ पूरे आपको सोर्स अवेलेबल हो जाते हैं। दिन, तिथि, जितनी भी चीजें हैं आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो हम चलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। जैसे मैंने बताया आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्राग इतिहास पे फोकस रहेगा, जिसपे आखिरी होते होते तक आप छत्तीसगढ़ में जो इनका प्रभाव है और जो छत्तीसगढ़ में यहाँ से जो स्रोत और सामग्रियां मिली हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो एक अंग्रेज साहित्यकार जिनका नाम होता है रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट इन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु में पल्लावरम नाम का एक जगह है, उस जगह में एक कुल्हाड़ी खोजी थी। या बोला जाए आदि मानव जो उस समय के होते थे, प्राचीन इतिहास में जो आदि मानव होते थे जो पत्थरों का उपयोग करते थे, उसे पहली बार इन्होंने खोजा था। ये नाम आप याद रखेंगे, रॉबर्ट ब्रूस फूट। इस समय में ही इतिहास का नाम दिया गया था हिस्ट्री। इंग्लिश में बोलते हैं क्या? हिस्ट्री। और ये हिस्ट्री वर्ड जो बना है एक यूनानी भाषा हिस्टोरिया से बना है। यूनानी भाषा हिस्टोरिया से यह हिस्ट्री वर्ड बना है। यहां पर थोड़ी सी चीजें और देखें कि भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। अगर आपको पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कनिंघम। कनिंघम का योगदान यहां पर बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा मैंने क्या बताया, अगर प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बोला जाएगा तो रॉबर्ट ब्रूस फूट के बारे में आप बताएंगे। जैसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ये मेन 3 इसके पार्टीशन है जिसमें इसको विभाजित किया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे विभाजन है, बट आपको 3 ही है जिसे आपको समझना है। तो पहला जैसे अगर मैं देख रहा हूं पूर्व पाषाण काल, जिसका काल है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक ये अलग अलग आपको पुस्तकों में देखने मिल सकता है। इसके बारे में आपको उतना सोचना नहीं है, क्योंकि ये जो काल है इसकी गणना प्रॉपर नहीं की जा सकी है। एक अनुमानित माना जाता है कि 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी का जो समय है, यह जो समय है वह समय कौन सा रहा होगा? पूर्व पाषाण काल का रहा होगा। इसमें आप देख रहे होंगे बीसी लिखा हुआ है, बीसी। तो बीसी का अर्थ अभी मैं बता देता हूं। बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, क्योंकि एक कालखंड की गणना भी करनी आपको आनी चाहिए कि समय कैसा है, इसे भी आपको समझना है। क्योंकि कईयों की ये पहली क्लास होगी, कई इतिहास को पहली बार देख रहे होंगे, उन विद्यार्थियों के लिए मैं बता देता हूं कि ये बीसी और एडी क्या होता है।
अगर मैं ईसा मसीह की जन्म की बात करूं, ईसा के जन्म की अगर बात करता हूं, तो उसके पूर्व और उसके बाद, ये दोनों चीजों को आप समझेंगे थोड़ा कैलकुलेशन। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व जितनी भी चीजें हैं उसे कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में, और ईसा पूर्व कहा जाता है हिंदी में। ईसा पूर्व हिंदी में और इंग्लिश में कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट। वैसे ही इंग्लिश में कहा जाता है एनो डोमिनो, एडी इंग्लिश में लिखा रहेगा एडी, या हिंदी में हम क्या जानते हैं ईसवी, ईसवी। तो ये जो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ है इसको आपको ध्यान रखना है, ये यहां का 0 होता है। अगर आप ईसा पूर्व की ओर अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहां पर जो नंबर्स आपको देखने मिलेंगे वो घटते क्रम में मिलेंगे। जैसे अभी मैंने देखा लिखा था 5 लाख बीसी से, 5 लाख ईसा पूर्व से क्या लिखा था मैंने 10,000 ईसा पूर्व तक। तो यहां पर क्या देख रहे हैं आप, घटते हुए क्रम में है, घटते क्रम में देख रहे हैं आप, 5 लाख से 10,000 घटते क्रम में है। तो ये कहां देखने मिलेगा आपको, ईसा पूर्व की घटनाओं में। और अगर आप ईसवी में जाएंगे तो यही चीजें आपको बढ़ते हुए में मिलेंगी। जैसे आप लिख दिए 200 से 500 ईसवी, तो ये चीजें आपको कहां देखने मिल रही है, ईसवी में देखने मिलेगी, ईसा मसीह के जन्म के पश्चात। तो ये थोड़ा सा चीज आप समझ लेंगे, अगर कोई डाउट होगा तो आप बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन देते रहूंगा। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया बीसी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया पूर्व पाषाण काल का समय 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक का है, और यहां पर इंग्लिश में इसे एक वर्ड दिया गया है, नाम पैलियोलिथिक कहा जाता है। इंग्लिश में से क्या कहा जाता है, पैलियोलिथिक, क्योंकि एग्जाम में आपको पूरा पाषाण की जगह या पूर्व पाषाण की जगह पैलियोलिथिक भी लिखा आ सकता है। तो आपको ये दोनों इंग्लिश हिंदी समझना जरूरी है। तो पैलियो का मतलब होता है पुराना, और लिथिक का मतलब क्या होता है, पत्थर। पैलियो का मतलब क्या हो गया, पुराना, और लिथिक का मतलब क्या हो गया, पत्थर। तो पैलियोलिथिक एज भी इसे कहा जाता है। इस समय का मनुष्य जो है भोजन उगाना नहीं जानता था, किसी प्रकार का जीवन जो है आज के टाइम में आप जीते हैं वैसा उस समय आदि मानव नहीं जिया करता था, शिकारी जीवन रहता था। जो है इस समय भोजन उगाना नहीं जानता था, तो वो क्या करता था, जानवरों को मारता था और सीधा उसे कच्चे ही खा जाता था। आग का ज्ञान होते हुए भी, अग्नि का उसे नॉलेज था, बट वह उस आग का उपयोग अपने भोजन को पकाने में नहीं कर पाता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था पकाना कैसे है खाना। वैसे ही जो यहाँ पर उपकरण मिले हैं, जो यह पत्थरों का उपयोग करता था वह क्वार्ट्जाइट का बना होता था। ये क्वार्ट्जाइट के पत्थरों का उपयोग करता था, गुफाओं में रहा करता था। अब जैसे वो जंगलों में कितने टाइम तक घूमता रहेगा, कभी ना कभी तो जानवर इसे ही नुकसान पहुंचाएंगे आदि मानव को। तो यह उनसे बचने के लिए क्या करता था, गुफाओं में जाकर छुपकर रहा करता था। और इस समय के जो इंसान थे, होमो सेपियंस नाम से भी इसे खोजा गया था, जिसे एक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम भी हम जानते हैं। रॉक पेंटिंग्स, जिसे शैल चित्र के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने बताया था कि जो आदि मानव है वह क्या करता था, कभी जैसे उसको शिकार करने बाहर जाना होता था तो बहुत सारे जानवर वह देखता था, कभी छिपकली देखा, कभी घड़ियाल, सांभर, ये सब चीजें देखता था, और उसे क्या करता था, वह दीवारों में, गुफाओं की दीवारों में आकर उसका चित्रण किया करता था। तो क्योंकि वह पत्थरों में उन चित्रणों को किया करता था, पत्थरों में बनाया करता था उन सब चीजों को, इसलिए उन जो चित्र हैं या चित्रकारी हैं उसे क्या कहा गया, शैल चित्र कहा गया, जिसे आप छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी जगह देखेंगे। आगे मैं यह चर्चा करूंगा। तो यहां तक आपको क्या समझ में आया, पूर्व पाषाण काल। और एक दूसरे टाइप से पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये पूरा शिकारी जीवन रहता है, तो इसे शिकारी युग के नाम से भी आपको पूछा जा सकता है। तो यहां पर हमने जाना कि ये पूर्व पाषाण काल को क्या नाम से जाना जाता है, शिकारी युग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो समय आता है उसे हम जानते हैं मध्य पाषाण काल के नाम से। अच्छा, पाषाण का मतलब ही क्या होता है, पत्थर। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, पाषाण का अर्थ ही क्या है, पत्थर। मध्य पाषाण काल का जो समय होता है वह है 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक, ईसा पूर्व तक।
इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने बताया कि ये घटते क्रम में आपको देखने मिलेगा। तो 10,000 BC से लेकर 6,000 BC तक का समय किसका होता है? मध्य पाषाण काल का होता है। इस समय क्या होता है, जब आदि मानव कितना शिकार करेगा जानवरों का, बार बार उसे बाहर जाना पड़ता था, बहुत लंबी लंबी यात्राएं उसे करनी पड़ती थी शिकार के लिए भी। कई बार जानवर का ही शिकार आदि मानव खुद बन जाता था। तो अब इसने क्या किया, पशुओं को पालना शुरू किया। अपने जो भी है, जिस भी जानवर को उसे खाना होता था उसे पालना शुरू किया, अपने आसपास इन पशुओं को पालना शुरू किया। पहला जिसका उपयोग इसने किया होगा वह कुत्ता था। इसके इस समय में इसने मृत शरीर को दफनाने की एक प्रक्रिया भी शुरुआत कर दी थी। होता क्या था, जो पूर्व पाषाण काल के समय में, उस समय अगर कोई आदि मानव मृत हो जाता था, खत्म हो जाता था, तो उसे वैसे ही छोड़ के ये आगे बढ़ जाते थे। अब क्या, ये थोड़ा चीजें सीखने शुरुआत कर दी हैं, थोड़ी चीजें जानना शुरू कर दी हैं। तो इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया कि अब अगर कोई मनुष्य या आदि मानव यहाँ पर खत्म हो जाता है या उसकी जीवन समाप्त हो जाती है, तब उसे प्रॉपर ब्यूरियल प्रोसेस, जिसे मृत शरीर को दफनाने की जो प्रक्रिया है उसकी यहाँ शुरुआत वह कर देता है। और हथियार, जो उपकरण होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। जैसे पूर्व पाषाण काल में क्या होता था कि वह बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करता था। जो पत्थर होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे। अब जो पत्थर का उपयोग करता है वह बहुत छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करेगा, ताकि उसे शिकार करने में या चमड़े की खाल निकालने में या किसी जानवर की खाल निकालने में उसे क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। गड्ढा उड्ढा खोदना होता है तो क्या, छोटी चीजों से इसे आसानी होने लगती है। लास्ट, ये जो पत्थर का उपयोग करता है वो कौन से पत्थर होते हैं? कैरोलिनियन पत्थर होते हैं। पिछले में मैंने देखा कि क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग किया और यहां पर कैरोलिनियन पत्थरों का उपयोग यह करता है। इस तरह हम क्या देखें, मध्य पाषाण काल। और ये मध्य पाषाण काल में ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसने जो पशुओं का एक पालन शुरू किया और दूसरा क्या किया, छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग किया, जिसे माइक्रोलिथ के नाम से हम जानेंगे। इसके बाद का काल कहा जाता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल। इस नवपाषाण काल में अब जो आदि मानव की यात्रा है, जो इनकी सभ्यता चलती आ रही है, एक घुमंतु सभ्यता है, भटकते रहते थे, इधर उधर विचरण किया करते थे। अब ये धीरे धीरे अपने जीवन को स्थायित्व प्रदान कर रहे हैं। अब नदियों के आसपास इन्होंने खेती शुरू कर दी, पशुपालन तो शुरू कर ही दिया था, अब खेती भी करनी शुरू कर दी, ताकि खुद का भरण पोषण कर सके और जानवरों को भी खाने को दे सके, जिसके लिए उसने खेती शुरुआत यहां पर कर दी। खेती की शुरुआत करने से इसे बहुत सारे लाभ होते हैं, जैसे चारागाह मिल जाते हैं जानवरों के लिए, अन्न मिल जाते हैं अलग अलग टाइप के, सब्जी भी यहां पर लगा सकता था वह, अनाज भी लगा सकता था। अब अगर उसने खेत बना लिए हैं तो क्या वह भटकते रहेगा? नहीं, तो पास में ही घर बनाना शुरू कर दिया। ये जो इमेज देख रहे हैं, इस प्रकार के उसने घर बनाने शुरू कर दिए, पत्थरों के घास फूस के वह घर बनाने शुरू कर देता है। और यहां पर जो इनका जीवन है और ये जो सभ्यता इनकी है, यह एक नवपाषाण काल सभ्यता कहलाती है। तो यहां पर मैंने 3 चीजें आपको समझाई हैं, जिसमें पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों काल के बारे में हमने अच्छे से चर्चा की है, ताकि आप जब मैं अब छत्तीसगढ़ के बारे में बताऊंगा तब आप बिल्कुल आसानी से उसको समझ जाएंगे कि कौन से टाइम की बात हो रही है और ये समय कैसा रहा होगा। इस चीज को आपके जानने में आसानी हो जाएगी। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे मैंने बताया कि पहले के टाइम में छत्तीसगढ़ का उतना तो इतिहास हमें मिलता नहीं है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में भी जानकारी नहीं मिलती थी। धीरे धीरे जो हमारे इतिहासकार थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने खोजबीन शुरू की। नर्मदा नदी के तट पर और कुछ जो है महानदी घाटियों में भी इन्होंने खोजबीन की,
खुदाई की जानकारी निकाली। जैसे मैंने बताया था आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेस हैं, जैसे सिक्के हैं, मॉन्यूमेंट्स है, स्मारक है, अभिलेख हैं, ये सब चीज़ों की खोज की। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें गुफाएं हैं, सिंघनपुर, कबरा पहाड़ की। तो ये सब जो जगह है, यहाँ से आदि मानव के होने के साक्ष्य और प्रमाण हमें मिल जाते हैं। इसीलिए जो आपने भारत का जो इतिहास है उसके बारे में ही मैंने शुरू में बताया, ताकि आप थोड़ा सा इसमें कनेक्ट कर पाए, क्योंकि ये जो पार्ट है छोटा है बट एक क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए उतना सब मैंने बताया ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें। तो आइए मैप में देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो जिले हैं जहाँ से हमें ये सब प्राग ऐतिहासिक काल या पाषाण काल, जो पत्थरों का युग था, आदिमानव का युग था, उनके बारे में जानकारी मिलती है। एक तो रायगढ़ है, दूसरा है दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और कोंडागांव। इन कुछ जगहों से इनके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें रायगढ़ का कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की गुफाएं बहुत ही प्रचलित हैं, क्योंकि यहाँ पर शैलाश्रय मिले हैं, जो गुफाएं हैं ये मिली हैं, और उनके अंदर आदि मानव के द्वारा बनाए गए चित्र भी मिले हैं। यहाँ पर जब हम देखते हैं, अब हम आगे हैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो छत्तीसगढ़ के बारे में सबसे पहला उस समय योगदान दिया था लोचन प्रसाद पांडे ने। लोचन प्रसाद पांडे ने उस समय महाकौशल हिस्टोरिकल सोसाइटी बनाई थी, ताकि इतिहास के बारे में हम जानकारी निकालते रहें, जिसके दौरान पहला उस समय बनाया गया पूर्व पाषाण काल के बारे में, पूर्व पाषाण काल के बारे में बताया गया। और इसके बारे में पूरा डेफिनेशन मैंने शुरू में बता चुका है। यहाँ पर बस मैं छत्तीसगढ़ के बारे में डिस्कस करूंगा। तो छत्तीसगढ़ की जो सिंघनपुर की गुफा है, जैसे मैंने बताया, सिंघनपुर की गुफा जो है आदि मानव से जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर राय बहादुर के द्वारा 5 कुल्हाड़ियां खोजी गई हैं। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, इस प्रकार की जो आदि मानव हैं जो कुल्हाड़ियों का उपयोग करते थे, उन कुल्हाड़ियों को खोजा गया। कहाँ? सिंघनपुर की गुफाओं में। और ये सिंघनपुर कहाँ पड़ता है? रायगढ़ में। इस मैप में भी देखिए, ये रायगढ़ जिला है। इस रायगढ़ जिले में सिंघनपुर की गुफाएं आपको देखने मिलेगी। जैसे आप मध्य पाषाण काल में जाते हैं, तो मध्य पाषाण काल में आपको बहुत सारे आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र मिलते हैं और शैलाश्रय मिलते हैं, जिन वे गुफाओं में रहा करता था, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट है सबसे। एक तो है कबरा पहाड़, दूसरा है सिंघनपुर की गुफा। अच्छा, ये बार बार आपको सिंघनपुर की गुफाएं का नाम आएगा, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। जैसे कुल्हाड़ी और जो उनके पत्थर जिसके द्वारा यह शिकार किया करता था, जो आदि मानव है जो शिकार किया करता था, वो सब जो कुल्हाड़ी है वो कहाँ मिले? पूर्व पाषाण काल में। अब हम कहाँ हैं? मध्य पाषाण काल में, जहाँ शैल चित्र मिलते हैं। तो कबरा पहाड़ जो है, इसका नाम कैसे पड़ा? कबरा पहाड़। यहाँ पर इस प्रकार की बहुत सारी पहाड़ में ही चित्रकारी देखने मिलती है। तो छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं उसको? चितकबरा करके बोलते हैं, चितकबरा। तो चितकबरा बोलने के कारण ही इस पहाड़ का नाम ही पड़ गया कबरा, कबरा पहाड़। और इसका एक नाम और मिलता है, वहां के ग्रामीण इसका एक नाम और देते हैं, गजमार पहाड़, गजमार पहाड़। तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। तो यहां कबरा पहाड़ से हमें क्या क्या चीजें दिखती हैं? लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, सांभर के चित्र, पंक्तिबद्ध मनुष्य, जैसे मनुष्य हैं उनके पंक्तिबद्ध चित्र मिलते हैं, एक के पीछे एक मनुष्य यहां पर लगे हुए हैं। तो इनमें से एक क्वेश्चन लाल रंग की छिपकली वाला पीएससी में पूछा गया है कि लाल रंग की छिपकली कहां से मिली है? तो कबरा पहाड़ से। उस समय जो चित्रकारी होती थी मुख्यतः लाल कलर में होती थी। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, या यदि आपको कभी जाना होगा तो आप ध्यान देंगे तो लाल कलर की कुछ आपको बनाई हुई पेंटिंग्स उनकी दिखेंगी। ये वर्तमान जो चित्रकारी है उससे बहुत ही डिफरेंट है। ये उस समय जो आदि मानव होते थे अपने हिसाब से बनाया करते थे। तो ये कहाँ दिखा हमें? कबरा पहाड़ में। और ये कहाँ है? इसे भी पूछा जाएगा, तो रायगढ़ में स्थित है कबरा पहाड़। दूसरा जो है सिंघनपुर की गुफा। सिंघनपुर की गुफा में 2 चित्र मिलते हैं, जिसमें एक चित्र में मनुष्य जो है जानवर का पीछा कर रहा है, और दूसरे में जो जानवर है मनुष्य को अपने सिर से मार रहा है। तो ये 2 चित्र यहां पर आपको सिंघनपुर की गुफाओं में मिलेंगे।
सिंघनपुर की गुफाओं के बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। सिंघनपुर की गुफा जो है रायगढ़ में स्थित है, जैसे मैंने बताया, और जस्ट थोड़ा कबरा पहाड़ और सिंघनपुर आसपास ही कुछ दूरी पर स्थित है। तो सिंघनपुर की गुफाओं की खोज की थी एंडरसन ने 1910 में। 1910 में एंडरसन के द्वारा इसे खोजा गया था और ये करीबन कहा जाता है कि 30,000 वर्ष पुराना है। ये गुफा में जो मिले हैं शैलाश्रय और शैलचित्र मिले हैं, यह 30,000 वर्ष पूर्व के हैं। और पहले तो बहुत सारी यहाँ पे चित्रकारी मिली थी। करीबन 23 जो शैलाश्रय में जो चित्रकारी है आदिमानव के द्वारा यहाँ पर मिले थे। उसके बाद वर्तमान में क्या होता है, जो चित्र है धीरे धीरे मिट रहा है या कुछ लोगों के द्वारा नुकसान भी पहुंचाया गया। तो अब जो है कुल मिलाकर 13 ही चित्र बचे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि आदि मानव है जो उसे जो बनाया था वह बनाया करता था। तो यहाँ पर जो सीढ़ी नुमा मानव आकृति है, जो रायगढ़ के सिंघनपुर की गुफा में जो सीढ़ी नुमा मानव आकृति उसने बनाई थी, वैसा ही ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा एक चित्र मिला है जिसमें यहाँ पर समानता भी देखने को मिलती है। इसने जैसे मैंने बताया था कि पशु बाहर जो पशुओं को देखता था उनके चित्र बनाया करता था। तो ये वन भैंसा, बंदर, छिपकली, पंक्तिबद्ध नृत्य करते हुए मनुष्य या नर्तकों के चित्र वह सिंघनपुर की गुफाओं में आपको देखने मिलेगा। तो ये सब किससे रिलेटेड है? आपका मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से यह संबंधित है। आगे हम चलते हैं उत्तर पाषाण काल में। तो उत्तर पाषाण काल में जो छत्तीसगढ़ में रिलेटेड जो चीजें मिली हैं वह मिला है महानदी घाटी, धनपुर और सिंघनपुर के शैलाश्रय में। ये कहां मिला हमें? उत्तर पाषाण काल में। नव पाषाण काल में देखें तो छिद्रित औजार मिले हैं, अर्जुनी, टेरम। टेरम कहां है? यह भी रायगढ़ में स्थित है। रायगढ़ में टेरम और अर्जुनी दुर्ग के क्षेत्र में आता है। लास्ट ये जो चितवा डोंगरी है, चितवा डोंगरी भी एक गुफा है। चितवा डोंगरी भी एक गुफा है जो राजनांदगांव और बालोद के क्षेत्र में पड़ता है। चितवा डोंगरी यहां भी आपको शैल चित्र देखने मिल जाएंगे। जैसे आपको मैंने बताया सिंघनपुर के गुफाओं में जो चित्र है वैसे ही आपको चितवा डोंगरी में भी देखने मिलेंगे। इसके बाद जो युग आता है महापाषाण युग। अच्छा, छत्तीसगढ़ में क्या है, जो इतिहास को और पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे मैं बताया पाषाण काल मुख्य तरह से 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। परंतु इतिहासकारों ने अपने सुविधा अनुसार इसे और भी भागों में विभाजित किया है, जिस कारण से हम महापाषाण युग की भी चर्चा करते हैं। महापाषाण युग में क्या होता है, दुर्ग जिले से कम 500 वृहद शवागार मिले हैं। शवागार संस्कृति के क्षेत्र मिले हैं। अब ये शवागार संस्कृति क्या होती है? जो आदि मानव या उस समय का जो मानव होता था वह एक दफनाने की प्रोसेस करता था। दफनाना का एक प्रोसेस होता था। तो शवों को यह पत्थरों के साथ दबा दिया करता था। उस समय पत्थरों को दबा दिया करता था। और जो अगर उस समय का आदि मानव जो जो चीजें उपयोग किया करता था, जैसे मृद भांड है, बर्तन है उसको उन शवों के साथ रख दिया करता था। तो इस प्रकार के जो शव यहाँ पर शवागार जो मिले हैं, बृहद शवागार मिले हैं या दुर्ग जिले में मिले हैं, करीबन 500 मिले हैं। वैसे ही बिलासपुर के मल्हार में मृद भांड प्राप्त हुए हैं। मृद भांड प्राप्त हुए हैं जो आदि मानव ने उपयोग किए थे। इनके द्वारा बनाए हुए घर भी मिले हैं। जैसे गांव में पहले के टाइम में किससे बनाया जाता था? चूना, गोबर, इन सब चीज़ों से भी घर को कई बार बनाया जाता था। तो इनसे बनाए हुए भी मृद भांड और इनके जो घर हैं, मकान हैं, यह हमें देखने यहाँ मल्हार के क्षेत्र में मिलते हैं। एक है पाषाण घेरा। पाषाण घेरा क्या होता है? पाषाण घेरा भी एक कोई अगर व्यक्ति जो है मृत हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके आसपास पत्थरों से एक घेरा बना दिया जाता है। और ये जो पाषाण घेरा है ये आपको बालोद में 3 जगहों पर देखने मिलता है। करही-बदर, चिरचारी, सोरत और कोंडा गांव के गढ़धनौरा। ये 3 जगहों पर आपको देखने मिलेगा। इसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में देखें, छत्तीसगढ़ में बहुत
छोटा ही इसका पोर्शन होता है। इसके बाद जो ताम्र युग आता है, ताम्र युग में छत्तीसगढ़ के पास ही वर्तमान में, उस समय तो छत्तीसगढ़ का एरिया बड़ा हुआ करता था, तो वर्तमान में जो बालाघाट का जिला जो है वहां से 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के आभूषण इस बालाघाट से प्राप्त हुए हैं। और दुर्ग जिले के धनोरा से भी यहां पर इनके औजार मिले हैं। तो यहां पर हमने क्या देखा, पूरा इतिहास जो है कैसे विभाजित हुआ है और छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव कैसे पड़ा। अच्छा, ये ताम्र युग के बारे में बता देता हूं कि वस्तुओं के आधार पर भी इतिहास को डिवाइड किया गया था। तो वो ताम्र युग कैसे बना, 3 टाइप से डिवाइड हुआ था। एक तो है पाषाण युग, जिसे आपने पूरा पढ़ा भी पाषाण युग के बारे में। दूसरा था ताम्र युग, या इसके बाद जो बना वो कांस्य युग था, ये दोनों दूसरा। और तीसरा जो था लौह युग, वस्तुओं के आधार पर 3 भाग में डिवाइड किए थे। तो ये 3 सामान के हिसाब से इसे डिवाइड किया गया था। इसके पश्चात यहां पर जो प्राग ऐतिहासिक काल है अब समाप्त हो जाता है। अब अगर नेक्स्ट क्लास में मैं अगर कोई चीजें डिस्कस करूंगा तो वो चीजें होंगी वैदिक काल, रामायण काल। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही है, बिल्कुल यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में चर्चा होगी, क्योंकि इस वीडियोस में तो बहुत सारी चर्चा हो गई, जैसे भारत के इतिहास की भी चर्चा हो गई और यहाँ पर छत्तीसगढ़ की भी चर्चा हो गई। तो ये जो प्रॉपर मैं डिस्कस करूंगा ये छत्तीसगढ़ से रिलेटेड ही होगा। तो वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, मौर्य काल, इसके बाद सातवाहन, भारतीय जो राजवंश है सातवाहन, कुषाण वंश, मेघवंश, वाकाटक, गुप्त वंश। इस प्रकार से हम अपना सिलेबस धीरे धीरे बढ़ाएंगे और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन में बढ़ेंगे, मध्यकालीन से आधुनिक में बढ़ेंगे और पूरा हम सिलेबस धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। हमारी कोशिश है कि आपके लिए छत्तीसगढ़ के पूरे कोर्सेस हम यहाँ पर तैयार करके आपको पहुँचा सकें, जिसके लिए आपको हमसे जुड़े रहने के लिए क्या करना होगा, पहला आप हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप फेसबुक का जो पेज है उसे फॉलो करके रखिए। और तीसरी जो हमारा एडुऑन ऐप है, क्योंकि जो कोर्स आपको प्रोवाइड होगा वह एडुऑन के ऐप में ही होगा, तो एडुऑन का ऐप जो है उसे आप डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हमारे जो विभिन्न जो विषय हैं उनके भी वीडियोस, डेमो वीडियोस हैं उस एडुऑन के ऐप में और यूट्यूब चैनल में, फेसबुक में हम डिलीवर करते जाएंगे। इसीलिए आप इन सब सोर्सेस को डाउनलोड करके रखिए। आपको किसी भी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।